हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट पर। इससे पहले सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से वहां जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लो और फिर इस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये फ्यूल है कौन। देखो दोस्तों, जिस तरह साइंस में हम देखते थे कि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं और उन प्रिंसिपल को बहुत सारे साइंटिस्ट देते हैं, ठीक है, उसी तरह हमारे बिजनेस के भी बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। उसी में से एक साइंटिस्ट की तरह फ्योल हैं जिन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए हैं। इनके प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो भी काम करना है उस काम को हम डिवाइड कर दें। जैसे मान लो एक बड़ा कार्य है, ठीक है, मान लो ये एक बड़ा काम है। इस कार्य को हम पहले कुछ भाग में बांट देंगे, ठीक है। फिर इसका जो ये पार्ट बनता है उसको एक व्यक्ति को दे देते हैं। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। मतलब एक एग्जांपल सुनो। जैसे एक कैफे की दुकान है, आप कैफे की दुकान जानते होंगे, जिसे सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं। तो वहां पर बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे एक फोटोकॉपी का कार्य होता है और एक होता है टाइपिंग का। तो वहां पर हमें जरूरत मान लो सिर्फ दो लोगों की है, एक टाइपिंग वाले की और एक फोटोकॉपी करने वाले की। तो अगर हमने उन दोनों बंदों को साथ ले लिया और टाइपिंग करने वाले को टाइपिंग का कार्य दे दिया और फोटोकॉपी को करने वाले को हमने फोटोकॉपी का कार्य दे दिया, तो इससे क्या होगा, जिसे जो कार्य अच्छा लगता है उसे वो कार्य मिल गया। अब वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें वो स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क पयोल ने बताया है कि जब भी हम किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे लोगों को दे देते हैं, उससे हमें विशेषज्ञ विशेषज्ञ का जो है लाभ मिलता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि कार्य जो भी हमारा होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक टुकड़ा एक व्यक्ति को देते हैं जो उस कार्य को अच्छे से कर सकता है। मतलब उचित कार्य को उचित व्यक्ति को देना, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। और जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शब्द तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ डिसिप्लिन बना है, मतलब अनुशासन। हमें अनुशासन का पालन करना होता है। अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंडित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, वैसा ही डिसिप्लिन यहाँ पर भी है। एक बिजनेस को चलाने का ना डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, अनुशासन। अगर कोई भी कर्मचारी सही से कार्य नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और उसी तरह अगर कोई मैनेजर सही तरीके से अपना कार्य नहीं करता है तो उसे भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन सभी के लिए होना चाहिए। और जो तीसरा है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व। जिस भी व्यक्ति को हमने उत्तरदायित्व दिया है उसे उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। मतलब अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। अब कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य दिया, ठीक है, तो उसके बदले में उसे उतना ही अधिकार देना चाहिए। अगर हमने किसी को अधिकार ज्यादा दे दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन अधिकारों का मिसयूज करेगा। लेकिन अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिया तो वो कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा इक्वल रखना चाहिए। और जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी बात है वो एक स्केलर चेन से दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इससे एक अच्छा संचार होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे।
जैसे मान लो ये हमारी एक चेन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ठीक है दोस्तों, तो ये ए और जी एकदम सेम लेवल पर है और बी और एफ एकदम सेम लेवल पर है, सी और ई सेम लेवल पर है। जैसे मान लो, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है, इन्हें कोई बात डी तक पहुंचानी है, तो ऐसा नहीं कि ये उठेंगे और सीधा डी के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, अगर इन्हें डी तक कोई बात पहुंचानी है तो वो सबसे पहले बी को बताएंगे, बी सी को बताएगा और फिर सी डी को बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। जैसे होता है ना हमारे स्कूल में, अगर कोई बात होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्लास के मॉनिटर को बताते हैं, उसके बाद मॉनिटर किसको बताता है, क्लास टीचर को, फिर वो बात कहाँ तक पहुंचती है, प्रिंसिपल तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बिजनेस में भी ना स्केलर चेन फॉलो करनी चाहिए। इससे जो भी हमारे बिजनेस का कार्य होता है वो बहुत ही सही तरीके से चलता है। अब मान लो कि अगर हमने ये दे दिया कि कोई कैसे भी बात करे, तो ए हमेशा मतलब जो है मैनेजर के पास पहुंच जाएंगे ना, इससे वो अपने कार्य को सही से नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा स्केलर चेन। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो ए को कोई बात एफ तक पहुंचानी है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें स्केलर चेन फॉलो करना होगा। लेकिन अर्जेंट सिचुएशन है, जैसे मान लो बिजनेस में आग लग गई है, तो हमें बात को इन तक पहुंचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको बात बोल सकते हैं। जब हम डायरेक्ट बात बोलते हैं तो इसे ना, ये देखो यहाँ पर चैन ब्रेक हो गई हमारी, मतलब हमें ऐसा जाना था लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है दोस्तों, अब जो पांचवा प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है कि जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी कार्य कर रहा है उसे हम अपने बिजनेस से बाहर जाने ही न दे। मतलब एक कर्मचारी जो हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे बिजनेस को जल्दी से छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई भी कर्मचारी है, वो मेरे बिजनेस में आया और 10-15 दिन कार्य किया, फिर वो छोड़कर चला गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक ग्रो कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी आए वो कभी इतनी जल्दी बिजनेस को छोड़कर ना जाए, उससे बिजनेस ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं छठा। छठा प्रिंसिपल ये है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, कमांड मतलब कमांड करना। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि कमांड, यूनिटी होनी चाहिए कमांड में, मेन बात ये है। ठीक है, कमांड तो जानते हो लेकिन यूनिटी होनी चाहिए कमांड में। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कर्मचारी है, ठीक है, उसे कमांड मतलब आदेश कोई एक व्यक्ति दे। ऐसा ना हो कि कोई कर्मचारी है, उससे कोई कह रहा है कि तुम ये करो और कोई कह रहा है नहीं नहीं तुम ये करो, नहीं कोई कह रहा है ये करो, तो वो कर्मचारी सोचेगा कि यार मैं क्या करूं, मैं किसकी मानूं किसकी ना मानूं। ठीक है, तो उसके लिए भ्रम की स्थिति बन जाएगी और वो संगठन से जल्दी से भाग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होना ये चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकता होनी चाहिए। आदेश कोई एक दे ताकि वो आसानी से बहुत सही तरीके से कार्य को कर सके। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जो भी कार्य हो उसकी दिशा एक होनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में काम करना है। ठीक है, जैसे हमें जो भी उद्देश्य पूरा करना है उसके लिए सभी को पहले से पता होना चाहिए कि हमें फोर्स किधर से लगाना है, किस दिशा में जाना है। ठीक है, ताकि सभी लोग एक ही दिशा में कार्य करें। पता चले कि किसी को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, वो बस लगा पड़ा है। ठीक, अगर हमें मान लो इस पेन को ढकेलना इधर है, तो हो सकता है कि उसे पता नहीं कि हमें करना क्या है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आठवां प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों सेंट्रलाइजेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? ये,
और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये, मतलब जब पावर एक हाथ में हो तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज। और जब पावर सभी को मिल जाए तो वो क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, मतलब वो ही निर्णय ले सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब पावर को बहुत सारे हाथ में दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, ये टॉप लेवल का है, सारे अधिकार इसके पास हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। अब ये जो पावर है ना इसकी, ये क्या करता है, इनको भी थोड़ी सी दे देता है। अब क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रेमुनरेशन, जिसे हम सैलरी भी कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताया है कि जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ कार्य कर रहा है उसे हम उचित वेतन देंगे। उचित वेतन का मतलब ये है कि उस कर्मचारी को कार्य के बदले उतना वेतन अवश्य देना चाहिए जितना उसने कार्य किया है, उसे कम वेतन नहीं देना चाहिए। ठीक है, यही बताया गया है। मतलब ना तो ज्यादा वेतन दो और ना ही कम दो, उचित वेतन दो जितना वाकई उसे देना चाहिए था, उसके कार्य के बदले उसे मिलना चाहिए था। देने वाले को ऐसा ना लगे कि उसने ज्यादा वेतन दे दिया है, ठीक है, और पाने वाले को ऐसा ना लगे कि हमें जो वेतन मिला है वो कम है। ठीक, मतलब उचित होना चाहिए बस। ठीक, अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, हमें व्यक्तिगत जो भी इंटरेस्ट है ना, हित, उसकी जगह पर सामूहिक हितों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बस इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है। इससे संगठन का जो भी गोल होता है वो आसानी से पूरा हो जाता है, उचित तरीके से। ठीक है, अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ऑर्डर, सबसे पहले तो ये समझो, ऑर्डर ये वाला ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिससे एक संगठन का जो भी लक्ष्य है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे मान लो कि हमें किसी भी चीज को बनाना है, ठीक है, तो बनाने के लिए मशीन और कच्चा माल और जो भी लोग हैं उन्हें एक जगह पर सब कुछ उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमें किसी भी चीज को बनाना है तो हमें मशीन लगेगी, कच्चा माल लगेगा। ठीक है, तो मशीन हो सकता है कहीं और रखी हो, कच्चा माल कहीं और रखा हो, तो क्या हम उत्पादन अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी की जगह पर अगर ऐसा हो कि हमें जो चाहिए वो तुरंत बगल में रखा है तो हम खटाखट उठा उठा कर फटाफट फटाफट बना लेंगे। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। मतलब मैन और जो भी मटेरियल होता है उसको ऑर्डर मतलब अरेंज करना एक ही जगह पर, ये होता है ऑर्डर। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल है वो इनिशिएटिव, इसे हिंदी में कहते हैं पहल। इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहल, पहल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा संगठन है ना, वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। अब कर्मचारी जो हैं वो बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके पास ना बहुत सारा अनुभव होता है, तो उनके अनुभव को ना हमें मानना चाहिए। हो सकता है कोई कर्मचारी कहे कि तुम अगर ऐसा करोगे तो आपकी सेल बढ़ सकती है, लेकिन अगर हमने उसे इग्नोर किया, हो सकता है इससे हमारा बिजनेस वाकई में लॉस में चला जाए। कभी कभी क्या होता है, वो कर्मचारी की बात हमारे संगठन के हित में हो सकती है, इसलिए हमें उनकी बात को भी मानना चाहिए। वो जो कहें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव होता है, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उसे संगठन में लागू भी करना चाहिए अगर उचित लगे आपको, ठीक है? और हाँ, अगर उनकी बातों से संगठन को प्रॉफ़िट होता है, तो उन्हें भी उस प्रॉफ़िट में कुछ हिस्सा देना चाहिए, ठीक है? तो पहल का मतलब क्या हुआ? हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, कर्मचारियों की बातों को सुनना चाहिए, अमल करना चाहिए, ठीक है? और जो प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। इक्विटी तो सभी जानते हो, समानता, समान मानो,
संगठन में जितने भी लोग हैं उन्हें समान मानो, ठीक है। जैसे मान लो एक मैनेजर है, उसका एक बेटा उस संगठन में एक कर्मचारी है, ठीक है। उससे क्या हुआ, किसी भी चीज में गलती हो गई तो मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसा कर्मचारी है जो मैनेजर का कोई रिलेटिव नहीं है, उसे मैनेजर बहुत डांटता है उसी काम को गलत होने पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो एक के लिए हो वो सबके लिए हो, ठीक है। इसलिए समानता का मतलब क्या होता है, संगठन में जो भी है उसे समान समझो, एक जैसा समझो, ठीक है। हम सब साथ साथ हैं। अब स्पिरिट दी कॉप्स, इसका मतलब होता है सहयोग करो। मैनेजर को कर्मचारी का और कर्मचारी को मैनेजर का सहयोग करना चाहिए। सहयोग से क्या होगा, सहयोग से क्या होता है, पावर आती है, ठीक है। पावर आने से संगठन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे 14 प्रिंसिपल। तो दिस इज नोन एज 14 प्रिंसिपल ऑफ बायोल, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रिंसिपल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।